हिस्ट्री आईएएस क्लास नोट्स फॉर यूपीएससी हिस्ट्री लेक्चर नंबर 14, जिसमें ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में जो है 4 डायमेंशन है। सबसे पहले भू राजस्व नीतियाँ क्या थी ब्रिटिश की, कृषि का वाणिज्यकरण इन्होंने किस प्रकार किया, औद्योगिकरण की व्यवस्था कैसे कर दी इन्होंने, और धन की निकासी कैसे की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भू राजस्व नीति, जिसमें फार्मिंग व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था को देखेंगे। नकदी फसलों के उत्पादन से कृषि का वाणिज्यकरण हुआ, उसे देखेंगे। और हस्तशिल्प उद्योगों को समाप्त कैसे किया, जिसके कारण औद्योगिकरण हुआ, उसको देखेंगे। फिर भारत से इंग्लैंड जो धन की निकासी हुई व्यापार के माध्यम से, गृह व्यय या रेलवे, इसको देखेंगे धन की निकासी को। तो सबसे पहले भू राजस्व नीति के अंतर्गत आता है फार्मिंग व्यवस्था। यह नीति वारेन हेस्टिंग द्वारा बंगाल में लागू की गई थी। फार्मिंग जो व्यवस्था है ये वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू की गई थी बंगाल के क्षेत्र में। यह एक इजारेदारी व्यवस्था थी जहां नीलामी के आधार पर राजस्व अधिकार प्रदान किया जाता था। यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है नीलामी के आधार पर राजस्व का अधिकार दिया जाता था। हेस्टिंग लगातार प्रयोग कर रहा था और इसी क्रम में क्या होता है, 1772 में उसने 5 वर्षों के लिए राजस्व अधिकार प्रदान किए, जिसे पंचशाला व्यवस्था कहा गया। ठीक है, और मुख्य रूप से ब्रिटिश एजेंट को ही ये जो कर था इसे वसूलने का अधिकार था, ये पंचशाला व्यवस्था में। लेकिन 1776 में 1 वर्ष के लिए एक साला पद्धति लागू की गई और इसमें भारतीय जमींदार भी शामिल किया गया कर वसूलने के लिए। ठीक है, तो ये थी फार्मिंग व्यवस्था। 1772 में आई 5 वर्षों के लिए, 76 में एक साला आया, 1772 में पंचशाला। अब स्थायी बंदोबस्ती यानी कि जमींदारी व्यवस्था। यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1790 में 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी। किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्षों के लिए स्थायी बंदोबस्त। 1793 में इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया गया। और इसे स्थायी रूप से कब लागू किया गया? 1793 में। इसी व्यवस्था में जॉन सॉर, जेम्स ग्रांट और फिलिप फ्रांसिस जैसे अधिकारी भी जुड़े हुए थे। इस व्यवस्था से जॉन सॉर, जॉन ग्रांट और फिलिप फ्रांसिस जैसे अधिकारी भी जुड़े थे। इनमें जॉन सॉर को यह मानना था, जॉन सॉर जो थे उनका यह मानना था कि जमीन का मालिक जमींदार होता है। जॉन सॉर क्या कहते थे? जमीन का मालिक जमींदार होता है। किंतु वहीं जेम्स ग्रांट भूमि पर राज्य का अधिकार मानता था। लेकिन जेम्स ग्रांट क्या कहते थे? कि भूमि पर राज्य का अधिकार होता है। अब इसके उद्देश्य क्या थे ये स्थायी बंदोबस्त के? तो तत्कालिक रूप से आय में वृद्धि हो, आय का स्थायी स्रोत तैयार करना था, कृषि का विकास करना था, अपने लिए एक समर्थक वर्ग तैयार करना था। ठीक है, तो ये उद्देश्य थे इसके। इसका जो भूभाग था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में लागू की गई। यह ब्रिटिश जो क्षेत्र था उसका 19% हिस्सा था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों में लागू किया गया था। 19% हिस्सा जो है कुल भूभाग का था। कर की दर अगर देखें तो इसके अंतर्गत राजस्व की एक निश्चित राशि हमेशा के लिए तय कर दी गई थी, इसीलिए इसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। यानी कि इसमें कर बदलता नहीं था, एक निश्चित राशि जो थी वो हमेशा के लिए तय कर दी गई थी। यह तय हुआ कि प्रत्येक वर्ष 260 लाख यानी कि 30 पाउंड की राशि राजस्व के रूप में प्राप्त की जाएगी। और राजस्व संबंध जमींदारों से तय किए गए और यह निश्चित हुआ कि कर के भार जमींदारों पर होगा। यानी कि राजस्व संबंध जमींदारों से तय किए गए और यह कहा गया कि कर का भार जमींदारों पर होगा और जो भी राजस्व प्राप्त होगा वो आपस में वितरित होगा। इसमें अंग्रेजों को 10/11 भाग मिलेगा और जमींदारों को 1/11 भाग भूमि संबंधित समस्त अधिकार जमींदारों को दे दिया गया। यानी 10/11 भाग जो कर है वो अंग्रेज लेंगे और 1/11 में से जो है वो मिलेगा जमींदारों को, और भूमि संबंधित जितने भी अधिकार हैं सब जमींदारों के पास आ गए। सूर्यास्त कानून क्या है? 1794। इसमें यह नियम बनाया गया कि अगर किसी निश्चित तिथि, जो निश्चित तिथि है कर देने की, तक राजस्व जमा नहीं किया जाता है तो संबंधित जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। यानी कि उस जमींदार से जमींदारी जो है नीलाम कर दी जाएगी। तो स्थायी बंदोबस्त है, इसका थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं। तो इसमें अंग्रेजों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अंग्रेजों की आय तो बढ़ी तत्कालिक रूप से, आय का स्थायी स्रोत तैयार हो गया। तब प्राकृतिक आपदा की दशा में भी अंग्रेजों को आय होती रही, सबसे बड़ी बात है। अंग्रेजों के जमींदार के रूप में समर्थक वर्ग भी मिल गया, एक समर्थक वर्ग जो उन्हें चाहिए था। इन लाभ के अतिरिक्त अंग्रेजों को इस व्यवस्था से निम्नलिखित हानि भी हुई, और ये तो पॉजिटिव फैक्ट थे। अब नेगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ा देखिए। तो भविष्य में बढ़ी हुई आय का कोई भी हिस्सा अंग्रेजों को नहीं मिला, क्योंकि ये तो हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया था। संपूर्ण अतिरिक्त आय जमींदारों ने कब्जा कर लिया। यानी कि एक्स्ट्रा जो भी आय मिली वो सब जमींदारों के हाथ में चली गई। उदाहरण के लिए 1918 में बंगाल में 60 करोड़ राज्य
से राजस्व वसूला गया, किंतु अंग्रेजों को केवल 4 करोड़ ही मिला, यानी कि 56 करोड़ जो है वो अंग्रेजों को नहीं मिला, जमींदारों ने लिया। चूँकि राजस्व स्थायी रूप से तय कर दिया गया था, इसीलिए आवश्यकता बढ़ने पर भी क्या हुआ कि इसके कर में वृद्धि नहीं की जा सकती थी, क्योंकि राजस्व तो पहले से ही तय है। अब है भूमि पर प्रभाव। भारतीयों पर प्रभाव। प्रारंभिक वर्षों में कर का भार अधिक होने के कारण जमींदारों को जमीन नीलाम हुई। उदाहरण के लिए 1794 से 1807 के बीच बंगाल एवं बिहार में 41% जमीनें नीलाम हो गई। इसी प्रकार 1804 से 1818 के बीच उड़ीसा में 51% जो है वो मूल जमींदार हटा दिए गए। किसानों की स्थिति अत्यधिक खराब हुई, क्योंकि उन पर हमेशा कर का भार अधिक रहा। इसके अलावा जो भूमि अधिकार थे वो जमींदारों को दे दिए गए। इस वजह से किसान कृषक मजदूर बनकर रह गए। इस व्यवस्था से अनुपस्थित जो जमींदारी का उदय हुआ और पट्टे पर कई एजेंट को शामिल करने से किसानों पर कर का वास्तविक भार क्या हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया। कृषि का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि किसान इतने समर्थ नहीं हुए और जमींदारों ने इसके विकास में कभी रुचि ही नहीं दिखाई। अगली जो व्यवस्था है वह है रैयतवारी व्यवस्था। यह व्यवस्था 1792 में 12 महल के क्षेत्र में कैप्टन रीड द्वारा लागू की गई थी। 12 महल के क्षेत्र में 1792 में कैप्टन रीड द्वारा लागू की गई थी। पुनः 1820 में थॉमस मुनरो ने इसे पूरे मद्रास के क्षेत्र में लागू कर दिया था। इसके अतिरिक्त स्लफेस्टन जो थे उन्होंने इसे बॉम्बे प्रांत में लागू किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, अब है भूभाग। अगर देखें इसका रैयतवारी व्यवस्था का, तो यह व्यवस्था मद्रास, बॉम्बे, कुर्ग, असम, सिंध जैसे क्षेत्रों पर लागू की गई थी। जो कुल ब्रिटिश भूभाग का 51%, स्थायी कितना था 19% और रैयतवारी व्यवस्था है 51%। उद्देश्य क्या है, स्थायी बंदोबस्ती के दोष को समाप्त करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई, क्योंकि उसमें क्या था, परमानेंट बता दिया गया था कि इतना ही देना है, तो उसी के दोष को समाप्त करने के लिए यह नई व्यवस्था लाई गई है। और दक्षिण में जिन क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था, इसका उद्देश्य एक तो था इस दोष को हटाना, और दक्षिण में जिन क्षेत्रों पर इसे लागू किया गया था वहाँ कोई भी जमींदार वर्ग उपस्थित नहीं था। दक्षिण में अंग्रेजों को लगातार युद्ध लड़ रहे थे, इसीलिए भी उन्हें अधिक राजस्व की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त डेविड रिकार्डो ने लगान के सिद्धांत से प्रभावित होकर भी इसे लागू किया था। डेविड रिकार्डो के लगान के सिद्धांत से प्रभावित होकर के भी इसे लागू किया गया था, क्योंकि रिकार्डो का जो मानना था यह था कि राजस्व प्रशासन में मध्यस्थ वर्ग को समाप्त कर देना चाहिए तथा अतिरिक्त जो आय है वो राज्य को उस पर नियंत्रण करना चाहिए। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो रैयतवारी व्यवस्था की विशेषता यह है कि इसमें सीधे किसानों से कर वसूला गया तथा भूमि संबंधित समस्त अधिकार भी किसानों को प्रदान किया गया। 33 से 55% की दर तय की गई, जिसका निर्धारण सर्वेक्षण एवं उत्पादकता के आधार पर होता था। कितना, 33 से 55% की दर। 20 से 30 वर्षों के अंतराल पर कर की दर को पुनर्निर्धारित भी किया जा सकता था। 20 से 30 वर्ष के अंतराल पर कर को क्या करते थे, फिर से पुनर्निर्धारण इसकी दर का किया जा सकता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत महाराष्ट्र में जो मीना सरदार थे और तमिलनाडु में तमिल ब्राह्मणों को कर में विशेष छूट प्रदान की गई थी। इस व्यवस्था के तहत किसानों को भूमि अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे भूमि की तरलता में वृद्धि हुई। अब किसान अपनी जमीन गिरवी रखकर साहूकारों से कर्ज लेने लगे और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में साहूकार उनकी जमीन पर कब्जा करने लगे थे। महलवारी जो व्यवस्था थी, नेक्स्ट है महलवारी व्यवस्था। यह व्यवस्था 1822 में रेगुलेशन जो हुआ था, 1822 के रेगुलेशन 7 में के माध्यम से हॉल्ट मैकेंजी द्वारा सर्वप्रथम लागू की गई थी। किसके द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। यह व्यवस्था पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में लागू की गई थी। पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में। यह कुल ब्रिटिश भूभाग का 30% हिस्सा था, यानी कि स्थायी बंदोबस्त 19%, रैयतवाड़ी व्यवस्था कितना था, 51 के अप्रॉक्स, और महलवाड़ी 30% था। इसमें क्या होता था कि महल यानी गांव को आधार बना करके राजस्व का निर्धारण किया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कर की दर लगभग 65% थी, जो सभी राजस्व व्यवस्थाओं में सबसे अधिक थी, और सबसे अधिक जो कर थी वो इसी में थी। कितनी थी, 65% थी। अब यहाँ पे
कुछ प्रश्न है कि ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों में भारतीय किसानों को कृषक मजदूर बना दिया गया, विवेचना कीजिए कैसे बना दिया गया। औपनिवेशिक भू राजस्व नीतियों की समीक्षा प्रस्तुत करें। इसके बाद जो है वो आता है कृषि का वाणिज्यीकरण, किस प्रकार कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। तो पहले इसका अर्थ परिभाषा देख ले। तो कृषि के वाणिज्यीकरण का अर्थ है खाद्यान्न फसलों की बजाय कपास, अफीम, नील, चाय इत्यादि जैसे नकदी फसलों का उत्पादन करना, यानी खाद्यान्न फसलों की जगह पर नकदी फसलों का उत्पादन करना। इसका उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को व्यापार के लिए नकदी फसलों की आवश्यकता थी, जैसे कि चीन के साथ अफीम का व्यापार। दूसरा कारण, अंग्रेजों को अपने उद्योगों के लिए भी नकदी फसलों की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए वस्त्र उद्योगों में रंग के लिए उपयोग में आने वाले नील को भारत से प्राप्त किया जाता था। वैश्विक व्यापार में एकाधिकार कायम रखने के लिए भी नकदी फसलों की आवश्यकता थी और इसके लिए भी इन्होंने नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिया। उदाहरण के लिए इटली के रेशम को विस्थापित करने के लिए बंगाल में मलबरी रेशम के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया और वैश्विक आपूर्ति के विकल्प के रूप में भी नकदी फसलों को बढ़ावा दिया गया। उदाहरण के लिए जब 1860 में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण अमेरिका से इंग्लैंड कपास जाना बंद हो गया, तब भारत से इसकी आपूर्ति की गई। ठीक है, और इसके अलावा चूंकि भारतीय किसानों को भी इससे लाभ हो रहा था, इसलिए उन्होंने भी नकदी फसलों को अपनाया। तो इसके कारण एक बार और देख लीजिए कौन कौन से उद्देश्य थे। नकदी फसलों की आवश्यकता व्यापार के लिए, जैसे चीन के साथ अफीम का व्यापार, उद्योग अपने उद्योग के लिए, जैसे कि इन्हें कपड़े के उद्योग के लिए नील की आवश्यकता थी, वैश्विक व्यापार में एकाधिकार कायम करने के लिए, जैसे इटली के रेशम के व्यापार को विस्थापित करने के लिए मलबरी रेशम का यूज़ करना जो बंगाल में उत्पादित किया जाता था, वैश्विक आपूर्ति के विकल्प के रूप में जैसे अमेरिकी गृह युद्ध में इंग्लैंड जो है कपास आना बंद हुआ तो भारत से आपूर्ति करना। ठीक है, और इसमें भारतीयों को भी कुछ फ़ायदा हो रहा था तो उन्होंने इसमें रुचि दिखाई। के प्रभाव क्या पड़े? तो नकदी फसलों के उत्पादन में खाद्यान्न फसलों की कमी हुई और अकाल के समय भूखमरी की स्थिति बन गई। अब जब नकदी फसल उतर रहे हैं तो खाद्यान्न फसल हो नहीं रहे हैं, तो इसके लिए अकाल के समय पर भूखमरी की स्थिति बन गई। नकदी फसलों के लिए आवश्यक पूंजी का निवेश नहीं किया गया, जिससे किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिला। कृषि में आधुनिक यंत्रों का भी उपयोग नहीं किया गया, जिससे उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि भी नहीं हुई और भारतीय उत्पादकों को मात्र आपूर्ति की श्रृंखला से सीधे नहीं जोड़ा गया, जिससे उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भूखमरी की व्यवस्था बन गई, क्योंकि अकाल के टाइम पे क्योंकि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन में कमी हुई, वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया लोगों को, कृषि के आवश्यक पूंजी निवेश नहीं किया गया, आवश्यक यंत्रों को उपलब्ध नहीं कराया गया और उत्पादकों को वास्तविक लाभ नहीं दिया गया क्योंकि उसको आपूर्ति श्रृंखला से डायरेक्ट नहीं जोड़ा गया। अब प्रश्न है कि कृषि के वाणिज्यिकरण के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसका मूल्यांकन करें। अब अगला जो टॉपिक है वो है औद्योगिकरण, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।